नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की नदियों को लेकर और आज की हमारी क्लास में हम चंबल नदी की जो विशेषताएं हैं उनको देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने और पिछली काफी सारी क्लासों में नदियों की विशेषताओं को लेकर, नदियों में आने वाला पानी, वर्षा जल क्या होता है, बादल कैसे बनते, सब पर चर्चा की है। आप जाके हमारी क्लासें देख सकते हो। आज की हमारी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नदी की बात कर रहे हैं और वो भी चंबल नदी की, और उसमें चंबल नदी की जो विशेषताएं हैं और किस प्रकार ये नदी राजस्थान में बहती है और किस प्रकार इस नदी का ढलान किस तरफ है और कैसे इसमें दूसरी सहायक नदियां आके मिलती है, कृषि क्षेत्र की और मिट्टियों को लेकर आज बात करने वाले हैं। उसके बाद हम नदी के फैक्ट पर बात करेंगे कि कौन सी सहायक नदी कब कहाँ पे किस जिले में आके मिलती है, वो सारी चीजें। लेकिन एक नदी की प्रोसेस कैसे हो रही है उसको देखना पड़ता है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। मैप नहीं बनाया है राजस्थान का आज, उसका कारण ये है कि हमारे दिमाग में वो मैप आ जाना चाहिए कि हाँ, राजस्थान में इस जिले से वो नदी गुजरती है। तो आज हम वही समझने की कोशिश करते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने नदी के उद्गम को लेकर पिछली क्लास में बात की थी, तो हमने कहा था कि जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी है कि कहाँ पे, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। और किस में आती है ये, विंध्याचल श्रेणी में आती है। वहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम हमने क्या बताया था, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी यहाँ से निकलकर वो कहाँ पे चली जाती है, गुजरात में होकर अरब सागर में चली जाती है। एक नदी और निकलती है यहाँ से और वो नदी चंबल नदी। चंबल नदी, ये चंबल नदी एमपी के अंदर लगभग 320 या 322 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एमपी के अंदर की दूरी हमको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो मध्य प्रदेश में आ जाती है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये लगभग 320 या 22 किलोमीटर की दूरी राजस्थान में भी तय करती है, तो ये दूरी हमको पता होनी चाहिए। जब ये नदी राजस्थान में एंटर होती है, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, जब ये नदी राजस्थान में एंटर होती है तो एक स्थान आता है, उसका नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, और यहाँ पे 84गढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे ब्राह्मणी नदी आकर इस नदी में मिलती है, चंबल नदी में, और इसी के संगम पर स्थित है ये कौन सा क्षेत्र, ये भैंसरोडगढ़ क्षेत्र यहाँ पे। और यहीं पे हमको एक चूलिया जलप्रपात मिलता है जो राजस्थान का सबसे गहरा माना जाता है, चूलिया जलप्रपात। लगभग 18 मीटर माना जाता है, या 60 फीट इसकी गहराई मानी जाती है। 60 फीट इसकी गहराई मानी जाती है, कहाँ पे, चंबल नदी के ऊपर है। ये तो फैक्ट की बात हो गई। हमको क्या समझना है और विशेषताएं क्या है वो हमको देखनी है, तो समझना है यहाँ पे और सुनना ध्यान से। राजस्थान में एंटर होने के बाद ये नदी, मान लो कि इस दिशा में ये नदी बह रही है। अब देखना यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं मैं। ये जो क्षेत्र हमको मिलता है, ये कौन सी पहाड़ी है, तो ये कौन सी पहाड़ी है, तो ये विंध्याचल श्रेणी है, जहां से ये नदी हमको निकलती है फर्स्ट, ठीक है। ये जो विंध्याचल श्रेणी है वो इस तरह बनी हुई है, इस तरह इसका हिस्सा मिलता है, ठीक है। दो फैक्ट हमारे सामने आए, विंध्याचल श्रेणी और ये विंध्याचल श्रेणी, दोनों श्रेणियां हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि लावा निकला हुआ है, यहाँ पे लावा बिछा हुआ है, मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं मालवा का पठार, मालवा का पठार एमपी के अंदर। लेकिन राजस्थान के अंदर इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो हाड़ौती का पठार है ना, इसकी ऊंचाई हमको 600 मीटर से ज्यादा मिलेगी, 550, 600, 700, इस तरह की मालवा के पठार की ऊंचाई मिलेगी। कारण क्या है, ये जो चोटी है ना, ये जो हमने बनाई है विंध्याचल श्रेणी, ये जो चोटियां हैं इनकी ऊंचाई भी हमको 800, 700 ही मिलती है। लेकिन क्या हुआ कि ज्यादा बारिश होने के कारण इन चोटियों को कटाव होता रहा, तो इनकी ऊंचाई थोड़ी थोड़ी कम हो गई है और इन्हीं के ऊपर बिछ गया लावा। अब लावा ऊपर बिछा है, वो भले ही 10 मीटर की परत हो चाहे 5 मीटर की परत हो, जो चट्टाने हैं, लेकिन वो बिछा तो काफी ऊपर है ना, तो इस चोटियों के ऊपर बिछा है। इससे क्या हुआ कि उस हाड़ौती के पठार की ऊंचाई ज्यादा हो गई। अब जो नदी चित्तौड़गढ़ में एंटर हो रही है भैंसरोडगढ़ से, चित्तौड़गढ़ में जो नदी एंटर हो रही है भैंसरोडगढ़ के, उसके पूर्व दिशा में कौन सी पहाड़ियां स्थित है, तो विंध्याचल श्रेणी की, या कौन सा, हाड़ौती का पठार। इसके कारण क्या हुआ कि इस नदी की ढलान किस तरफ नहीं जा सकती है, तो इस तरफ तो नहीं जा सकती है। इसका एक मतलब और निकलता है कि हाड़ौती के पठार से आने वाली सारी नदियां किसमें जाके मिलेगी, चंबल में जाके मिलेगी। चंबल नहीं जाएगी हाड़ौती के पठार की तरफ, बल्कि हाड़ौती के पठार की नदियां कहाँ पे आके मिलेगी, यहाँ पे। दूसरी चीज हमको मिलती है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में हमको मिलती है अरावली पर्वतमाला। ध्यान रखना, यहाँ पे हमको मिलती है अरावली पर्वतमाला। इससे क्या होता है, अरावली पर्वतमाला मिलने के कारण ये चंबल नदी किस दिशा में नहीं जा पाएगी, पश्चिम दिशा में भी नहीं जा पाएगी। इससे क्या होता है
कि अरावली की जो भी नदियां हैं, जैसे कि बनास नदी एक मुख्य नदी है अरावली पर्वतमाला की, जो किस दिशा में, पूर्व दिशा में बहती है, राजसमंद से निकलती है। उस नदी के उस नदी कहाँ पे आके मिलेगी? वो चंबल में आके मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि इधर अरावली पर्वतमाला है और इसकी ऊंचाई औसत कितनी मानी जाती है? 600 मीटर, 700 मीटर। और दक्षिणी हिस्से में तो 1722 मीटर की एक हमको गुरु शिखर मिलती है, मतलब कि सबसे ज्यादा ऊंचाई हमको दक्षिणी हिस्से में मिलती है। यही कारण है कि यहाँ से निकलने वाली माही नदी वापस मुड़ जाती है और कहाँ पे चली जाती है? तो वो गुजरात में चली जाती है। एमपी में से निकली, राजस्थान में आई, वापस गुजरात में चली गई। कारण क्या है? यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा मिलने के कारण। अब दूसरी चीज यहाँ पे नोटिस करना, ये माही नदी राजस्थान के दक्षिण से एंटर होती है, लेकिन वापस ये दक्षिण में ही क्यों चली जाती है? ये चंबल में क्यों नहीं मिली? चंबल में क्यों नहीं मिली? क्योंकि ज्यादा दूरी पे तो थी नहीं, ये भैंसोड़गढ़ में मिल रही है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के पास ही नदी आ रही है। कारण ये है कि अरावली की कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां जगह जगह पर बनी हुई है, और चित्तौड़गढ़ में भी अरावली की हमको अवशिष्ट पहाड़ियां मिल जाती है। उन पहाड़ियों मिलने के कारण चित्तौड़गढ़ में जमीन थोड़ी ऊंची है, उसकी औसत ऊंचाई हमको 450 मीटर मिलती है, चित्तौड़गढ़ में ऊंचाई, औसत ऊंचाई। तो इस क्षेत्र में ये नदी वापस मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ में हमको ऊंचाई ज्यादा मिलती है, इसके कारण। तो समझना यहाँ पे, ये माही नदी कहाँ पे घूम गई? वापस दक्षिण में चली गई। राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट नदी। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी बनास नदी, ये राजसमंद से निकलती है, लेकिन ये नदी चंबल में क्यों नहीं मिलती है? चंबल में मिलती है, लेकिन कहाँ पे? ये इस जगह मिलती है, सवाई माधोपुर के अंदर। ये भीलवाड़ा में, चंबल में, सॉरी, कोटा में, चंबल में क्यों नहीं मिल जाती है? चित्तौड़ में क्यों नहीं मिल जाती है? कारण वापस वही है कि चित्तौड़गढ़ में ऊंचाई हमको काफी ज्यादा मिलती है, और ज्यादा मिलने के कारण ये नदी इधर नहीं आ पाती है, ये किधर चली जाती है? इधर चली जाती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या निकलता है, जैसे ही ये नदी चित्तौड़गढ़ के आगे प्रवेश करती है, तो कहाँ पे जाएगी? कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में होते हुए राजस्थान के 6 जिलों में ये नदी निकलेगी। उसके बाद ये आगरा से होते हुए यमुना में मिल जाएगी, ठीक है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। जब भी ये नदी, बनास नदी, कोटा, ठीक है, होते हुए ये सवाई माधोपुर में किस में जाके मिलेगी? ये चंबल में जाके मिलेगी। भीलवाड़ा से होते हुए चंबल में जाके मिलेगी। अब समझना, इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो क्षेत्र है, इसकी ढलान किस तरफ है? इस तरफ है। ये जो क्षेत्र है, इसकी ढलान किस तरफ है? इस तरफ है। और ये जो क्षेत्र है, इसकी ढलान किस तरफ है? इस तरफ है। बाकी जो भी क्षेत्र है, उसकी सारी ढलान उसके विपरीत है। हमको मिट्टी की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखना, मिट्टियां कौन सी मिलेगी यहाँ पे? सोचो आप खुद ही। जब हमने भौतिक राजस्थान पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था कि अरावली से आने वाली नदियां अपने साथ लाल पीली मिट्टी लेके आती है, ठीक है, लाल पीली मिट्टी लेके आती है। कारण क्या है कि अरावली के अंदर चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों के अंदर लौह अयस्क पाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि पानी दरारों में जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, और जंग लगने के कारण उनका रंग लाल पीला हो जाता है। ये तो अरावली में मिल रही है। मालवा का पठार और हाड़ौती के पठार में हमको पता है कि लावा बिछा है। लावा बिछने के कारण मिट्टी कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी। दूसरी इफेक्ट। तीसरा, विंध्याचल जो श्रेणी है और अरावली पर्वतमाला, ये दोनों इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ पे होने वाली बारिश काफी तीव्र गति से नदियों में पानी बहाती है, और उसके कारण क्या होता है कि काफी सारी वनस्पतियां टूट कर या अपने साथ काफी सारा मलबा वो अपने साथ लेके आती है। और जब काफी सारा मलबा अपने साथ आता है तो उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? उस मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी या कच्छारी मिट्टी। तो 3 मिट्टियां, और हमने 4-5 उनका नाम बता दिए, वो सारी कहाँ पे इकट्ठी होगी? तो वो कोटा क्षेत्र में इकट्ठी होगी। इसीलिए कोटा में सबसे प्रमुख अगर मिट्टी मानी जाएगी तो कौन सी? काली मिट्टी। लेकिन अगर मिट्टियों की बात करेंगे तो सबसे समतल जमीन हमको कहाँ पे मिलेगी? कोटा में मिलेगी। इसीलिए तो राजस्थान के अंदर कोटा बैराज जो बांध बनाया गया, वो बांध सिंचाई के लिए बनाया गया, वहां पे विद्युत का उत्पादन हो ही नहीं रहा है। कारण क्या है कि कोटा के अंदर हमको जो ऊंचाई मिलती है वो कितनी मिलती है? 200 या 250 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई मिलती है। मतलब चित्तौड़गढ़ के अंदर हमको 500 मीटर, ठीक है, 450 500 मीटर, मालवा के पठार में 600 मीटर, 550 600 मीटर, हाड़ौती की अरावली पर्वतमाला में हमको 700 मीटर 800 मीटर की ऊंचाई मिल रही है। लेकिन कोटा के अंदर वही ऊंचाई कितनी? 250 मीटर, 250 मीटर हो जाती है। मतलब कि ऊंचाई बिल्कुल ही समतल हो जाती है यहाँ पे। तो सारी नदियां, ठीक है, वो कोटा क्षेत्र, बूंदी क्षेत्र में आते आते ढलान काफी कम हो जाएगी तो वो धीरे हो जाएगी, और यहाँ पे नहरी क्षेत्र बनाया गया, मतलब कि नहरों के द्वारा पानी को पहुंचाने का काम किया गया। कहाँ पे? कोटा के अंदर, और कोटा बैराज बांध बनाया गया। उसके पहले 3 बांध चंबल नदी पे ही बने हुए हैं।
गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों बांधों से बिजली उत्पादन की जा रही है। कारण क्या है कि इनकी तीव्रता काफी ज्यादा है। ये कोटा बैराज जो बांध बना है, इससे 16 किलोमीटर पहले ही जवाहर सागर बांध बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ढलान काफी कम होने लगती है और ये नदियां फिर जो अपने द्वारा मिट्टी बिछा बहा कर लाई जाती है, उनको फैलाने का यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे कृषि काफी अच्छी होने की संभावना होती है कोटा क्षेत्र के अंदर, बूंदी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो चंबल नदी की विशेषता कैसी लगी आपको, और चंबल नदी थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं ऊंचाई को लेकर? क्योंकि ये ढलान अगर पता चल गया और ये नदियों का जो पता चल गया, तो फिर आपको सहायक नदियां सिर्फ मिलानी है, क्योंकि आपको क्षेत्र का पता चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कितना ऊंचा है। तो आपको पता करना है कि हाड़ौती के पठार में आने वाले जिले कौन से हैं, तो आपको ऊंचाई पता चल जाएगी कि इस जिले की ऊंचाई इतनी है, तो यहाँ से तो चंबल नदी एंटर नहीं होगी। तो आपके सामने सिलेक्टेड जिले ही बचेंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगी हाँ चंबल नदी यहाँ से होकर गुजरेगी। आपको पता करना है कि अरावली की पर्वतमाला की पूर्वी दिशा में कौन कौन से जिले इसके टच हो रहे हैं। उससे क्या होगा कि सारी सहायक नदियां, निकलने वाली नदियां और उनकी ऊंचाई आपको पता रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पे जाकर मिलती है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना और मैप बनाने की कोशिश करना। आज क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर चंबल नदी के फैक्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं।